जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। बसपा कहाँ थी? इतनी बड़ी महामारी का दौर, बसपा कहाँ थी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कितने आसानी से इन लोगों ने मुद्दे को वोट दिया। सीधा मुद्दा था इस वक्त बेरोजगारी का, रोजगार का, महंगाई का, दवाई का, इलाज का, इस सब का मुद्दा था। धीरे से मोड़ दिया और धीरे से मोड़ते मोड़ते अभी हिजाब और खिजाबे भी आ जाएंगे। मुद्दे को न मोड़वाइए। मैं कह रहा हूँ मौजूदा वक्त में, आज की डेट में, अगर प्रयागराज और इलाहाबाद के लोग ये जो चाह रहे हैं, उस इशू पर हम लोग बहस करें ज्यादा अच्छा है। हमको ये बात सबसे ज्यादा इजी लगेगी कि जिस वक्त हम ये सोचेंगे कि नौजवानों के हक में क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा अच्छा वो लगेगा कि जिस इशू को लेकर हम कम्युनल करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल लगा। कौन कर रहा है कम्युनल? सीधे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका ठेका तो नहीं के पास है ना। 5 करोड़ का टिकट बिक रहा है, जिसकी वैल्यू वही तो बिकता है ना। क्या आरोप लगा रहे हैं आप? किस पर आरोप लगा रहे हैं ये बताइए? क्या कोरोना मुद्दा है, नहीं है? जिस तरह की बहस और झगड़े यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो क्या 2022 के चुनाव में पिछले साल जो भी कुछ हुआ देश के अंदर, क्या जनता के जहन में रहेगा वोट डालने से पहले, या कुछ और मुद्दे या बड़ी बयानबाजियां हावी हो जाएंगी? देखिए, कोई पार्टी क्या कहती है, पर एक निष्पक्ष उसके तौर पे मैं कहूँ तो मुझे लगता है जैसे आप अमेरिका जैसे उन्नत देशों को देखें, जिनकी पॉपुलेशन हमसे सिर्फ 20% है, और वहां पे अगर आप कोरोना का हाल देखें तो हमको लगता है कि भारत ने अपनी व्यवस्था को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और जैसे यहाँ पे गंगा में लाशों बहने का भी मामला आया था, आप जाके देखें फाफामाऊ में लगातार वो नदी के किनारे लाशों को दफनाने की परंपरा रही है। जी हाँ, मैंने जिक्र किया, हम लोग भी उसी रास्ते से आए तो वहाँ पर एक और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी, कॉफिन रखा हुआ था, वहाँ पर पूरी क्रिया की जा रही थी उसी तरह से। तो जब पानी बढ़ जाता है तो वो लाशें गंगा में उफनाने लगती हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि देखिए, इस देश में 4 युद्ध हुए और हर युद्ध में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नजर आया। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ युद्ध जैसी स्थिति है और उसको बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि देश ने बहुत बेहतर तरह से इसको हैंडल किया है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक वैश्विक महामारी है। कई और देशों से भी हमें इस तरह की भयावह तस्वीरें मिली हैं कि मेट्रो के कोचेज में अस्पताल खोलने पड़े, कहीं बेड नहीं मिल रहे थे, क्योंकि एक साथ इतनी पॉपुलेशन अगर अस्पतालों में पहुंचेगी तो जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो जाते हैं। कोई और सवाल पूछना चाहता है? जी, आप बताइए। मेरा आग्रह है कि कांग्रेस से आपको सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है। इन्होंने सपा के कैंडिडेट के सामने से अपने प्रत्याशी हटा लिए और उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतापगढ़ में, उनके सामने से सपा ने अपने प्रत्याशी, तो इनका कोई एजेंडा नहीं है। तुम हमको न चाहो कोई बात नहीं, भाजपा को चाहोगी तो मुश्किल होगी, इतने इनका एजेंडा है, इसलिए इनसे समय खराब करने से कोई फायदा नहीं। मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके साठगांठ है आपकी, हाँ? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप रेलवे को बेचने की बात कर रहे हैं, एक तरफ रेलवे के बेचने का आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ रेलवे की भर्ती के लिए आप मांग करते हैं। जब रेलवे बिक ही गई है तो भर्ती कैसे होगी? और दूसरी बात ये कि जो लोग 1600 करोड़ रुपया सैफई में डांस कराने पर और लंदन से बग्घी मंगवा के नेताजी मुलायम सिंह यादव का बर्थडे मनाते थे, तो मैं आप पूछना चाहता हूं कि आप सरकार में उत्तर प्रदेश की आएंगे दोबारा तो आप सैफई में डांस करवाएंगे बॉलीवुड के लोगों को बुला करके, कि नौजवानों को शिक्षा और रोजगार देंगे? ठीक है, ये सवाल जाएगा। कुछ और लोगों से बात करें। आप बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं। एक मिनट, आप बोल चुके हैं। हाँ जी। अभी एक सज्जन ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ, कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, कब तक उन्माद वाली हवा बांटिएगा, कब तक रहेंगे मंदिर मस्जिद शिवालय के झगड़े? जब वतन ही न रहा तो क्या बांटिएगा? हमारे नौजवान साथी अभी कह रहे थे, नौजवान साथियों शायद आपको ये मालूम नहीं, जिस देश का गृह मंत्री, उसको ये नहीं पता इंटर पास करने के बाद बारहवीं में जाया जाता है, उससे आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? और एक सवाल आपसे, मैडम, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ। मेरे से बाद में पहले इनसे सवाल कर लीजिए आप। हाँ जी, जवाब दीजिए इनकी बात का कि मजहब, जाति, धर्म, बम, बुलडोजर, आतंकवाद, वो कह रहे हैं कि नौकरियों पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो बताना चाहता हूं नौकरी पे, लेकिन आप लोग सुनते नहीं है, केवल ये लोग प्रश्न उठाते हैं, सुनते नहीं है। मैं तो, अगर आप शांति से सुनिए, मैं आंकड़ेवार आपको दे देता हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 30,600 ऑन रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं। प्राथमिक विद्यालय में 68,000, 69,000, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 18,567, हायर एजुकेशन से 2,214, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन विद्युत आयोग से 6,557, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से
1,43,606। अच्छा, कुल आंकड़ा बता दीजिए आप। छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिख कर लाए हैं, इतनी छोटी छोटी हैंडराइटिंग में इतना सारा लिख कर लाए हैं। कुल आंकड़ा बता दीजिए। कुल योग सरकारी 3,58,995, संविदा से 56,491। अगर हम टोटल जोड़ दें तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 5,30,677। बताइए, उन्होंने आंकड़ा दे दिया। सब आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी पर बात नहीं होती, आंकड़ा नहीं बताते, लेकिन आज अमित शाह ने भी ये कह दिया अखिलेश यादव को कि आप ही आंकड़ा बता दीजिए। आप तो आंकड़ा बताइए, दूसरों से आंकड़े मांगते हैं, आप अपने भी तो आंकड़े बताइए। ये सारे आंकड़े फर्जी हैं। पहली बात तो जो लीजिए, ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, पहले कहते हैं बात नहीं होती, आंकड़ा दे दो तो कहते हैं फर्जी है। आप सब एक दूसरे को फर्जी कहे जा रहे हैं। आप सुन लीजिए, जो है इस लोक सेवा आयोग में समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी भर्तियां हुई विगत 5 सालों में, जब भी 12 से 17 में सरकार रही, शायद उतनी भर्तियां अब तक के इतिहास में लोक सेवा आयोग के नहीं हुई। मैं आपको बता, देखिए वो कह रहे हैं सब बिक गई, आपने उनके आंकड़ों को फर्जी बताया, उन्होंने कह दिया आप सब बिक गई। मैं अपने साथी से कहना चाहता हूं कि जो ये बात बोल रहे हैं, मैं आपके न्यूज 18 चैनल पर बड़े ही जिम्मेदारी के साथ और सबके सामने बोल रहा हूं कि जो मैंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है यह 100% सही है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो इन्होंने बताया इसका भी आप पता करिए कि लोक सेवा आयोग की स्थिति क्या थी। आज मैं बता रहा हूं, एसडीएम की बोली लगती थी। नकल विहीन परीक्षा हम लोगों ने कराई, इन लोगों ने खुलेआम शिक्षा का स्तर नीचे तक ला दिया और नकल विहीन परीक्षा इन्होंने कराई। और दुर्भाग्य है कि इनके मुख्यमंत्री को एक जगह भाषण दे रहे थे, उनको खुद ये कहना पड़ा कि आज की परीक्षा निरस्त की जाती, पेपर आउट हो गया। ये कह रहे हैं, ये बोलेंगे जो हम निरस्त तो कर रहे हैं। आप तो बेच देते थे, सेंटर बेचते थे, आप सेंटर बेचा करते थे। अच्छा, ठीक है, चलिए आप अपनी अपनी जगह पे। मुख्यमंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उनके निजी सचिव थे जो है, उन्होंने पेपर आउट करो, जरा उनसे पूछे। इन्हीं के मंत्री है। एकदम अच्छा, ठीक है, इस तरह के आरोपों से काम नहीं चलेगा। आप लोग इस तरह नाम ले लेकर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश के साथ उनकी तस्वीर है, अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर है। नहीं, इस तरह के आरोप आप शांत हो जाइए। इस तरह नाम ले लेकर आरोप लगा रहे हैं तो क्यों नहीं मामला दर्ज करवाते? मामला दर्ज करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस से सवाल लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है, आप बोल चुके हैं, कुछ और लोगों को भी बोलने दीजिए। आप भी नौकरियों को लेकर आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर और सपा के भी ऊपर, तो ये बताइए, आप भी सरकार चला रहे राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां का कोई आंकड़ा रख दीजिए कि हमने वहां नौकरियों की बयार लगा दी, वहां कोई बेरोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियां बरस रही हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो आंकड़े हम उत्तर प्रदेश के इनसे सही मांगना चाहते हैं। इनका आंकड़ा हम तब सही मांगे अगर यहाँ एक भी नौजवान ये बता दे कि हमें नौकरी मिल गई है। आपने देखा कि नौजवान नौकरी मांग रहा है तो उसको कमरे में घुसकर लाठियां मारी जा रही, नौजवान नौकरी मांग रहा है तो उसको फर्जी मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। और जब जॉब मांगा जाता, मैंने कहा जब ये नौजवान जॉब मांगता है तो हिजाब पेश कर देते हैं। ये अच्छा, आप 2-3 बार हिजाब का जिक्र कर चुके, 2-3 बार। ना तो भाजपा के प्रवक्ता ने हिजाब का नाम लिया, न सपा के प्रवक्ता ने हिजाब का नाम लिया, नकाब का जिक्र किया। आप 3 बार हिजाब की बात कर चुके।